नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं एक बार कमेंट करके बताओ यार, आप सभी को आवाज़ आ रही है ना मेरी। चलिए उसके बाद इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा अगर आप लोग क्लास पे जुड़ रहे हो, पहली बार जुड़ रहे हो, तो आप सभी को पता है भाई, जो फ्री पीडीएफ है, मैं जितने भी क्लासेस लेता हूँ उसकी जो फ्री पीडीएफ है आप लोग टेलीग्राम से उसको ले सकते हैं। टेलीग्राम पर जाइए, जुड़िए ग्रुप में, वहाँ पर आपको जितने भी क्लासेस लेता हूँ उसकी पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री मिल जाती है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी जो मैं आपको डेली कुछ ना कुछ नए अपडेट्स देता रहता हूँ, जिससे अपनी जो नॉलेज को और आप जो है बढ़ा सकते हैं और डायरेक्टली मुझे वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मेरी क्लासेस जो है डेली अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे चलती है, तो आप लोग वहाँ मेरी क्लासेज जो ले सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर मेरी क्लासेज जो है बिल्कुल फ्री में लेने के लिए आप लोग मेरा जो कोड दिया गया डियर गुरुजी, आप इस कोड का यूज कर सकते हैं। और प्लस के प्लेटफॉर्म पे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो प्लस के प्लेटफॉर्म पे भी जुड़िए, क्योंकि अगर आप यूपीएससी या यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो प्लस पर आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जो देखने मिलते हैं, और उन कोर्सेज में जुड़ करके आप लोग अपनी तैयारी है बिल्कुल ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। आपको वहां पर अनलिमिटेड क्विज देखने को मिलता है, स्टडी मटेरियल मिलता है, फ्री स्टडी मटेरियल जो आपको पीडीएफ फॉर्म मिलता है। इसके अलावा वहां पर मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन चलते रहते हैं। अभी ऑफर भी चल रहा है, अगर आप लोग मेरा कोड यूज करते हैं तो आप लोग को फ्री सब्सक्रिप्शन का जो ऑफर भी मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर प्लस में जुड़ते हैं तो आपको वहां पर पढ़ाई के साथ साथ जो आपको टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलता है, और वहां पर आपकी हर एग्जाम की जो तैयारी है बिल्कुल बैच कोर्सेज बना दिए गए हैं, और बैच कोर्सेज के माध्यम से आपकी जो तैयारी है करवाई जा रही है। तो अगर आप लोग इन सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लोअर पीएसएस, आरओ, यूपीएसआई, पीईटी, लेखपाल, बीईओ, तो आप लोग आज ही जो है अनअकैडमी प्लस से जुड़िए। हमारा कोड है डियर गुरुजी, आप इस कोड का यूज करके आप जुड़ेंगे तो आप लोग को मैक्सिमम डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, काफी लोग यहाँ पर देख पा रहा हूँ जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत है, वेलकम है। स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और आज जो है बेसिकली यहाँ पर सामान्य विज्ञान स्पेशल है। ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ आज की इस वीडियो में करेंगे और दिन में एक क्लास और चलेगी, तो दोनों वीडियो मिलाकर के हम लोग जो है इस सामान्य विज्ञान स्पेशल को जो है खत्म करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और इसका जो सेकंड पार्ट जब दिन में आएगा तो उसको भी देखने का प्रयास कीजिएगा। वैसे 10 बजे क्लास चलेगी तो मॉर्निंग में, तो उस क्लास को देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, और सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। भाई, जो सीजीएस पद्धति है उसमें माप की इकाइयों की परिभाषा क्या है? देखिए, दो तरह की पद्धतियां हैं जो मेन है इंडिया में। अगर हम बात करते हैं तो सीजीएस है, एमकेएस है। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे आपका एसआई पद्धति होता है। इसके अलावा एक एफपीएस पद्धति होता है। सब कुछ जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन दिया गया है सीजीएस, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ये आपका सीजीएस पद्धति होता है। इसके अलावा जो आपका एमकेएस पद्धति होता है वो क्या होता है भाई? एमकेएस पद्धति में आपका मीटर, किलोग्राम और सेकंड आता है। मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड आता है। एसआई पद्धति में देखो टोटल 7 मात्रक होते हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैडला, मोल। ठीक है, तो वो एसआई पद्धति वो इंटरनेशनल लेवल पे है। और एक आपका होता है एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति क्या होता है? एफपीएस पद्धति में आपका फुट आता है, पाउंड आता है और सेकंड आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है? चलिए भाई, किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर आपसे बताते हुए चलना है कि सबसे अधिक किस स्थान पर है। तो इन चारों में अगर देखा है तो ध्रुव रेखा पर। ठीक है, ध्रुव रेखा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी पर जो है सबसे अधिक है। तो यानी कि आप अपना जो, अगर आप अपना भार जो है ध्रुवों पर नापेंगे तो आपको सबसे लगेगा कि हाँ सबसे भारी है वहां पर, यानी कि भार अधिकतम दिखाता है। और सबसे कम कहाँ पे होता है भाई? विषुवत रेखा पर। दोनों याद रखिए, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है और सबसे कम आपका जो है विषुवत रेखा पर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल ... देखिए, कृत्रिम जो सैटेलाइट होता है, यानी कि जो मानव ने खुद बनाया हुआ उस सैटेलाइट की अगर हम बात करते हैं, उसके अंदर जो व्यक्ति है भारहीन, यानी कि उसको भार महसूस नहीं होता है। रीजन क्या होता है? क्योंकि जो पृथ्वी का आकर्षण बल होता है वो अभिकेंद्र बल के समान होता है। ठीक है, जो अभिकेंद्र बल यानी कि सेंट्रीपेटल जो फोर्स होता है उसके इक्वल होता है। दैट्स वाई जो है व्यक्ति जो है भारहीन महसूस करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि एक उष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है? चलिए ऑप्शंस देखिए और सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। उष्माक्षेपी प्रतिक्रिया बेसिकली क्या होता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो उष्माक्षेपी जो आपका एक्सोथर्मिक जो अभिक्रिया होती है, एक्सोथर्मिक अभिक्रिया जो होती है वो आपकी ऐसी प्रतिक्रिया होती है जिसमें उष्मा विमोचित होती है। ठीक है, जिसमें इसमें उष्मा निकलती है, जिससे अभिकर्मक या जो विलेन होते हैं गर्म हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ए वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है,
रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं। रीजन क्या भाई? जो रेफ्रिजरेटर होते हैं वो खाद्य पदार्थ, जो खाने वाले पदार्थ होते हैं उनको खराब होने से बचाते हैं। इसका सबसे मेन रीजन है कि इसका न्यूनतम तापमान पर जो जीवाणु है और फफूंदी हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, जीवाणु और फफूंदी जो आपके निष्क्रिय हो जाते हैं, तो इसी वजह से जो ये कह सकते हैं कि जीवाणु और फफूंदी की वजह से हम लोग खाद्य पदार्थ जो है खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, बट उसमें जो है वो निष्क्रिय हो जाते हैं, तो सड़ाएंगे नहीं उस चीज को। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? अगर बहुत कम तापमान मापना है तो निम्नतम तापमान जो है किसके द्वारा मापा जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, अल्कोहल थर्मामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग जो है न्यूनतम तापमान ज्ञात करने में किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, अल्कोहल का जो हिमांक होता है बहुत कम होता है, -114 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो क्वथनांक होता है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसलिए अधिकतम ताप मापने में इसको प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि 78 डिग्री तक ही जो है इसका क्वथनांक होता है, तो अधिकतम ताप मापने में इसका प्रयोग नहीं करते हैं, बट न्यूनतम तापमान जो है मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? भाई, ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए जो है किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो क्रिस्टलीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे भाई। ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए जो है क्रिस्टलीकरण विधि का जो है प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? चलिए भाई, इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 7, दो बार 7 नंबर क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पर प्रकाश वोल्टीय सेल्स का प्रयोग सौर ऊर्जा का रूपांतरण, ऑब्वियस ही बात है भाई, प्रकाश वोल्टीय सेल से हम लोग विद्युत ऊर्जा ही बनाएंगे। अगर सौर ऊर्जा का रूपांतर कर रहे हैं प्रकाश वोल्टीय सेल में, तो विद्युत ऊर्जा में जो है प्रयोग करते हैं, मतलब उत्पादन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष जो है किस कार्ड से बनता है? देख सकते हैं एकदम चुन चुन के प्रश्न लाया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वीडियो को शेयर जो है जरूर करिएगा। तो भाई, इंद्रधनुष जो है किस कारण से बनता है? तो अपवर्तन और परावर्तन, ये दो कारण हैं जिसकी वजह से जो है इंद्रधनुष बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका रीजन बताइए क्या है? जो साबुन के बुलबुले होते हैं उस पर अगर श्वेत प्रकाश डालते हैं तो रंग दिखाई देते हैं। तो इसका रीजन क्या है? आपने देखा होगा ना कभी इंद्रधनुष जैसे रंग आपको दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन होता है परावर्तन। तो अभी जो मैंने आपको बताया इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, उसी तरह का आपका ये भी क्वेश्चन है, जैसे अपवर्तन परावर्तन, वैसे यहाँ भी जो है परावर्तन के कारण होता है, क्योंकि उस पर हम प्रकाश डाल रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? भाई, अगर कोई प्रकाश की किरण है तो उसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो है किससे गुजरना होता है? इसका जवाब जो देते चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 10 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कांच से जल। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं कांच से जल, वो लोग यहाँ पर जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट आ रहा है, यहाँ पर इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर साबुन के बुलबुले पर अगर श्वेत प्रकाश डालते हैं तो जो रंग दिखाई पड़ते हैं वो व्यतिकरण के कारण होता है। ठीक है, थोड़ा सा डाउट है, व्यतिकरण, इसको सही कर लीजिएगा, क्योंकि भाई व्यतिकरण का जो सिद्धांत होता है उसके ऊपर काम करता है। क्योंकि जब श्वेत प्रकाश की किरणें साबुन के बुलबुलों पर पड़ती है तो उनका बाहरी और भीतरी दोनों सतहों से जो किरणें होती है परावर्तित होकर प्रेक्षक जो देख रहा होता है उसकी आंखों की ओर लौटती हैं। ठीक है, तो ये व्यतिकरण का सिद्धांत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्स किरणें जो है किस प्रकार की तरंगे हैं? एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। ये तो आपका हो गया था ना कांच से जल वाला। एक्स किरणें जो आपकी किस प्रकार की तरंगे हैं? तो क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करते हैं तो ये आपकी एक विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। किस प्रकार की भाई? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। पूछा गया है, ब्लैक बॉडी किस विकिरण को अवशोषित कर सकती है? चलिए, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। जवाब देखिए यहाँ शुरू है, ब्लैक जो बॉडी होता है वो किस विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो यहाँ पर सभी तरंगदैर्घ्य। ठीक है भाई, ब्लैक कलर है वो सबको जो है अवशोषित कर सकता है, सभी तरंगदैर्घ्य विकिरणों को। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? जो मानव शरीर है उसका प्रतिरोध लगभग जो है कितना होता है? चलिए, इसका जवाब जो देते चलेंगे। अच्छा प्रश्न है और जवाब जो देते हुए चलिए भाई। मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है ओम दिया गया 10³ ओम होता है। ठीक है, जैसे मानव शरीर भी जो है अन्य धातुओं की तरह विद्युत की सुचालक होती है। अगर आपको इसका प्रयोग करना है तो एक सिंपल सा मैं तरीका बताता हूँ। कोई नंगी तार हो जिसमें करंट आ रहा है, आप उसको पकड़ लीजिए,
तो जब आपको करंट लगेगा तो किसी व्यक्ति से कहिए वो आपको पकड़ ले, तो उसको भी लगेगा। यानी कि जो आपका शरीर होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। और मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है 10³ ओम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर काम करती हैं? सौर कोशिकाएं जो हैं किसके सिद्धांत पर काम करती हैं? 14 नंबर क्वेश्चन है, सब लोग बताते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाए भाई? जो सौर कोशिकाएं होती हैं दोस्तों, ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव इसके सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? उपग्रह संचार के लिए जो है कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण जो आपका प्रयुक्त किया जाता है? इसका जवाब भी देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए भाई, 15 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो इसका प्रयोग बेसिकली करते हैं सूक्ष्म तरंगों के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जितने लोग जवाब दे रहे हैं सूक्ष्म तरंग, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बर्फ पानी पर इसलिए तैरता है, रीजन क्या? भाई बर्फ पानी पर तैर रहा है, आपने देखा ना कि बर्फ को पानी पे रखो तो तैरता है, डूबता नहीं है। इसका मेन रीजन क्या होता है कि बर्फ का जो घनत्व होता है, जो डेंसिटी होती है, वो पानी से अपेक्षाकृत, पानी की अपेक्षा जो है कम होता है। इस वजह से बर्फ जो है पानी पर तैरता है ठोस होने के बावजूद भी। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कार के स्टीयरिंग में बताइए क्या शामिल है? भाई कार का स्टीयरिंग आपने देखा है ना, तो कार के स्टीयरिंग में क्या सम्मिलित होता है? बलों का एक ऐसा युग्म होता है जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी लाइन पर जो है कार्य करते हैं, विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं और उसी लाइन पर कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, तो आप लोग प्रैक्टिकली उसको थोड़ा सा देखे होंगे। क्या है भाई, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? देखो भाई, क्रिकेट का खिलाड़ी अगर कोई तेजी से बॉलिंग करने आ रहा है तो बॉल जो है अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। भाई देखो पीछे ऐसे करके ले जाता है ना, जिससे और तेजी से मार सके। तो आपने इसका रीजन बताइए क्या होता है? इसका रीजन होता है भाई, हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने के लिए समय मिल जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, आप कोई चीज अगर आपको बहुत दूर फेंकनी है, अभी मान लो किसी बॉल को आपको बहुत दूर या बहुत ऊपर फेंकनी है, तो अपने हाथ को थोड़ा पीछे ले जाते हैं, फिर ऊपर की तरफ देखिए बल लगाते हैं। तो यही होता है कि उसको अधिक बल लगाने के लिए समय मिल जाता है। और अगर आप मान लीजिए एकदम हाथ ऊपर करके फेंके तो क्या फेंक पाएंगे? नहीं फेंक पाएंगे ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। तो भाई जब खिलाड़ी जो है गेंद को रोक लेता है तो गेंद का जो मोमेंटम होता है, यानी कि जो संवेग होता है, वो जीरो हो जाता है, ठीक है। तो संवेग परिवर्तन के लिए खिलाड़ी जितना ज्यादा समय रोकेगा, आवेग के लिए उसको उतना ज्यादा है बल लगाना पड़ेगा। इससे ज्यादा जो है वह गेंद को उंगलियों के बीच आते ही अपने हाथ को पीछे को खींचता है, जिससे वो गेंद पर अधिक समय तक बल लगा सके, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्रिया प्रतिक्रिया वाला नियम भी जो है लागू हो रहा है कि जितना पीछे ले जाओगे बॉल उतनी ही आगे जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। बड़ा मजेदार प्रश्न है, सब लोग बताते हुए चलेंगे भाई। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति, ये नियम जो है किसने दिया था? तो ये नियम भैया हमारे किसका था? न्यूटन का नियम था। लेकिन कौन सा नियम था? न्यूटन का ये पहला नियम था, ठीक। चारों न्यूटन का जो पहला नियम था उन्होंने ये कहा था कि कोई भी जो स्थिर वस्तु है या कोई गतिशील वस्तु है, उसको अगर आप लोग जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगाओगे तो वो स्थिर अवस्था से स्थिर अवस्था में ही रहेगा, अगर गतिशील अवस्था है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगा, ठीक है। तो ये उनका पहला नियम था, समझ में आ गया ना। दूसरा नियम क्या था? F बराबर ma वाला था। तीसरा नियम क्या था भाई? क्रिया प्रतिक्रिया वाला नियम था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक रॉकेट और जेट इंजन भिन्न है क्योंकि? एक रॉकेट होता है और जो जेट इंजन होता है, भिन्न होने का रीजन क्या है? उसके कार्य सिद्धांत पूरी तरह से भिन्न नहीं है। कार्य सिद्धांत पूरी तरीके से तो भिन्न नहीं है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि रॉकेट में सिर्फ द्रव ईंधन का प्रयोग होता है जबकि जेट में ठोस ईंधन। भाई रॉकेट और जेट में मुख्य अंतर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। रॉकेट में ईंधन को जलाने के लिए अंदर ही ऑक्सीजन की सप्लाई विद्यमान होती है, जबकि जेट प्लान में जो ईंधन होता है वो बेसिकली पैराफिन होता है, यानी कि कैरोलीन होता है या पैराफिन होता है, जिसे जलाने के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त होता है। यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई रॉकेट में करनी पड़ती है और जेट इंजन में ऑक्सीजन जो है वायुमंडल से ही वो ले लेता है। इसी वजह से जो है जो जेट को है अधिक ऊंचाई तक नहीं ले जा सकता है, जबकि रॉकेट जो है मतलब कहीं भी भेज दो किसी भी अन्य अंतरिक्ष में ले जा सकता है। तो यहाँ पर सी और डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक समतल दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश एक वास्तविक प्रतिबिंब का रूप ले सकता है।
किस स्थिति में भाई? एक समतल दर्पण द्वारा जो परावर्तित प्रकाश है एक वास्तविक प्रतिबिंब का रूप ले सकता है किसी भी परिस्थिति में। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना हुआ जो प्रतिबिंब है वस्तु के बराबर, दर्पण से उतना ही पीछे और बिल्कुल उसका पार्श्व परावर्तित और सीधा और आभासी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे हैं भाई। 22 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग बताते हुए चलिएगा। तो प्रकाश में ध्रुवण की घटना से क्या सिद्ध होता है कि जो प्रकाश तरंगे हैं वो कैसी तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कैसी तरंगे भाई? आपकी अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत परिपथ में एक फ्यूज तार का प्रयोग क्यों किया जाता है भाई? एक विद्युत परिपथ में एक फ्यूज तार का प्रयोग जो है क्यों करते हैं? रीजन उसका क्या है? तो साथियों याद रखिएगा, सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत को रोकने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इसको सही जोड़ी बनाते हुए चलना भाई। किसकी खोज किसने की थी भाई? रेडियम की खोज जो है यहाँ पर रेडियम मैडम क्यूरी ने किया था। 2 बार नोबेल पुरस्कार इनको मिल चुका है भाई, रसायन में और भौतिक में। पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करते हैं तो मेंडलीफ ने किया था। क्वांटम सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो मैक्स प्लैंक ने किया था। और एक्स किरणों की खोज जो है WC रोंटगेन ने किया था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3 से मिला है, फिर 2, 3, 2, 4, 1। ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है कि वर्षा की जो बूंद है गोलाकार होती है। आपने देखा ना, गोलाकार होता है, उसका रीजन क्या होता है? गोल गोल होने का रीजन क्या होता है भाई? तो वर्षा की बूंदों का गोल होने का जो मेन रीजन है वो आपका होता है पृष्ठ तनाव। तो जितने लोग पृष्ठ तनाव जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये छोटी सी क्लास कैसी लगी आप लोग बताइएगा, लेकिन आज इसके कम से कम 100+ क्वेश्चन और दिन में होंगे, तो दिन वाली क्लासेज जो लेना मत भूलिएगा। तो आज की इस क्लास में इतना ही। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में आना चाहते हैं आ जाइए, वो भी आपकी एक बहुत मजेदार क्लास चलने वाली है। नेक्स्ट क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैंने दे रखा है। तो आज की इस वीडियो से इतना ही। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए।